नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिभा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन बाय सेक्शन स्टडी। यहाँ पर हम केस लॉज देखेंगे, मैक्सिम्स देखेंगे और इम्पोर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके किसी एग्जाम में आ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन की बीएसए एग्जैक्टली है क्या, बीएसए की डेट क्या थी इन्फोर्समेंट की, जो कि 1 जुलाई 2024 थी। एंड देन हमने लेक्स फूरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसका मतलब था लॉ ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट का अपना लॉ, जहाँ भी जिस भी कोर्ट में अप्लाई हो रहा है, जिस भी कोर्ट में केस जा रहा है, उसी कोर्ट का या उसी लैंड का लॉ अप्लाई होगा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी स्टडी। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023 है। ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जनरली नहीं पूछे जाते, आपको ये फिर भी याद रखना है अपनी प्री के लिए कि एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023 है। देन ये जो बीएसए है आपका, ये जनरल रूल्स बता रहा है, प्रिंसिपल्स बता रहा है ऑफ एविडेंस कि क्या जनरल रूल्स होंगे, क्या प्रिंसिपल्स होंगे एविडेंस के लिए, किस चीज़ के लिए, फेयर ट्रायल के लिए। अब हमने डिस्कस किया था कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम पहले पार्ट प्रिलिमिनरी से स्टार्ट कर रहे हैं। जो प्रिलिमिनरी में बेसिकली हमारा शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। हर एक्ट का एक नाम होता है, हर लॉ का एक नाम होता है, तो यहाँ पर इस लॉ का नाम दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है, राइट। कहाँ की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स? जहाँ इन और बिफोर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल की कोर्ट्स एंड प्लस अदर कोर्ट्स। लेकिन वो एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं होता है, और ना ही कोई प्रोसीडिंग, ऐसी प्रोसीडिंग जो किसी आर्बिट्रेटर के सामने हो। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि कहाँ पर अप्लाई हो रही है। किसी भी कोर्ट में अप्लाई हो रही है। कोर्ट इंक्लूड करती है कोर्ट मार्शल की कोर्ट को भी, राइट। और ये अप्लाई नहीं हो रही है एफिडेविट्स पर और आर्बिट्रेटर की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, राइट। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझने के लिए ये है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बेसिकली सेक्शन 2(1)(m) ऑफ बीएनएसएस में डिफाइंड है, राइट। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सेक्शन 2(1)(m) बीएनएसएस कह रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है, इंक्लूड करती है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि इंक्लूड करती है एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। मतलब जिसमें एविडेंस लिया जाता है या लिया जा सकता है लीगली ऑन ओथ, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई प्रोसीडिंग है जिसमें एविडेंस ओथ पे लिया जा रहा है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंसीडर की जाएंगी। तो अभी हमने सेक्शन 1 में सिर्फ हमने ये देखा कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। देन हमने ये देखा कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है, किसी कोर्ट की या इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है। देन हमने देखा कि ये आर्बिट्रेटर और एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं होता है, राइट। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन 2 क्या कहता है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये एक एक पॉइंट आपका प्री के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 में कहा कि इन दिस अधिनियम अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब कि जब तक कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं करता है, तो अधिनियम में जो इस डेफिनेशन क्लॉज में जो लिखा है वो फॉलो होगा, राइट। अब यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट से ये डिफरेंस है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई भी डेफिनेशन सिंक्रोनाइज नहीं थी, उसका कोई सीरियल नंबर प्रोवाइडेड नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये सीरियल नंबर के साथ है। तो अब देखते हैं कोर्ट का मतलब क्या होता है। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, मत तो ये जजेस को इंक्लूड कर रहा है, मैजिस्ट्रेट्स को इंक्लूड कर रहा है, ऑल पर्सन्स, उन पर्सन्स को भी इंक्लूड कर रहा है जो लीगली ऑथोराइज्ड हैं एविडेंस लेने के लिए, ठीक है। तो ये जेपीएम, इसको जेपीएम कर लेते हैं। तो ये जेपीएम पर अप्लाई हो रहा है एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, तो आर्बिट्रेटर्स पर अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोर्ट का मतलब हुआ कि सारे जजेस, मैजिस्ट्रेट्स एंड जो भी पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस है एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, राइट। तो ये आपका अगेन प्री का क्वेश्चन है। ये 3 ऑप्शन है आपके पास, एक कोई अदर ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर है डज नॉट अप्लाई टू, ये हमें देखना है आर्बिट्रेटर्स पे, और ऐसा कोई पर्सन जो लीगली ऑथराइज्ड नहीं है एविडेंस लेने के लिए, राइट। तो अभी तक हमारा ये इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो एविडेंस एक्ट का वन ऑफ द बेस है, प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशन का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज को प्रिज्यूम करना, टू प्रिज्यूम समथिंग, ठीक है। हम इसको अगर बीएसए के रेफरेंस में समझें तो इसका मतलब हो गया है कि कोर्ट का किसी फैक्ट को मान लेना, राइट, जब तक उसके खिलाफ प्रूफ ना आ जाए। समझ आया?
कोर्ट का किसी मान लीजिए कोर्ट है, कोर्ट किसी चीज़ को कंसीडर करती जा रही है जब तक उसके अगेंस्ट प्रूफ ना आए, राइट? और कभी-कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कोर्ट कंसीडर नहीं भी कर सकती है, आपको प्रूफ करना है, तो भी कोर्ट प्रिज़्यूम करेगी कि ऐसा नहीं है। मतलब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कोर्ट सर्टेन फैक्ट्स को पहले से ट्रू मान लेती है और बाद में देखती है कि कोई उसको गलत प्रूव कर पाता है या नहीं। प्रिजम्पशन की इम्पोर्टेंस बताते हुए 2 रिलेवेंट केस हैं जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, प्री के क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको मेंस में भी कोट कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो सोधी ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1986 का केस है जिसमें कहा गया कि प्रिजम्पशंस आर नॉट एविडेंस देमसेल्व्स, दे ओनली शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब कि प्रिजम्पशन अपने आप में एविडेंस नहीं होता है, जो प्रिज्यूम कर रही है कोर्ट वो अपने आप में एविडेंस नहीं है, इट ओनली शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब सपोज करिए कि ए है और बी है, केस हमारा डॉवरी डेथ से रिलेटेड है। अब डॉवरी डेथ से रिलेटेड है तो प्रिजम्पशन क्या है कि हस्बैंड, ये मान लीजिए हस्बैंड है तो हस्बैंड ने ही डॉवरी डेथ कॉज की होगी। अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये ए के ऊपर है प्रूव करना कि ये बताएंगे कि डॉवरी डेथ इन्होंने कॉज नहीं की है। तो यहाँ पर प्रिजम्पशन कोर्ट का है, ये प्रिजम्पशन लॉ के अंडर दिया गया है कोर्ट को, और कोर्ट इसी प्रिजम्पशन के अंदर एविडेंसेस एक्सेप्ट करती है ए के और बी के, राइट? तो आई होप इतना क्लियर होगा। देन नेक्स्ट केस कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें कहा गया है इफ टू व्यूज आर पॉसिबल, अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए दो व्यूज पॉसिबल हैं, द व्यू फेवरेबल टू द अक्यूज्ड मस्ट बी अडॉप्टेड। हमने हमेशा से डॉक्ट्रिन पढ़ा है लॉ में कि देयर इज ऑलवेज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि हम ये कंसीडर करेंगे कि जो हमारा अक्यूज्ड है वो इनोसेंट है अनलेस एंड अनटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। तो हम किसी को गिल्टी नहीं मान के चलेंगे, स्टार्टिंग से हम हमेशा हर पर्सन को इनोसेंट मान के चलेंगे जब तक उसके अगेंस्ट कोई कोई क्राइम प्रूव नहीं हो जाता है, राइट? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑफ अक्यूज्ड को इस केस में कंसीडर करने के लिए कहा गया था। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रिजम्पशन है वो बेसिकली 3 तरीके का है जो एविडेंस एक्ट में या बीएनएसएस में डिफाइंड है। तो पहला प्रिजम्पशन जो है वो मे प्रिज्यूम का प्रिजम्पशन है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। अगर हम ग्रामेटिकली जाएं तो मे का मतलब होता है 50-50, कर भी सकता है प्रिज्यूम और नहीं भी कर सकता है, उसकी मर्जी और डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। शैल का मतलब होता है करना ही पड़ेगा, राइट? पर एग्जाम्पल दिया था डॉवरी डेथ का, तो यहाँ पर शैल प्रिज्यूम की कंडीशन है कि कोर्ट मान के ही चलेगी कि मिस्टर ए जो कि उसका हस्बैंड है उसी ने डॉवरी डेथ कॉज की है। कंक्लूसिव प्रूफ का बेसिक मतलब होता है कि एक चीज है जो कंक्लूजन में डिसाइडेड है, अब आप उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते हैं। तो चलिए डील करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे कंक्लूसिव प्रूफ की। कंक्लूसिव प्रूफ हमारा कहता है कि व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड, जब कोई एक फैक्ट, वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम, अगर ये अधिनियम दैट इज बीएसए आपका डिक्लेयर कर रहा है किसी एक फैक्ट को टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, मतलब ये एक पर्टिकुलर फैक्ट है, अगर इसका कंक्लूसिव प्रूफ भी है तो ये दोनों कोर्ट उन पे फर्दर एविडेंसेस नहीं लेगी। जैसे कि कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड, मतलब कि अगर ये प्रूव हो गया तो कोर्ट मान लेगी कि ये है ही है, एग्जिस्ट करता है, राइट? तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर एक फैक्ट प्रूव हो गया तो और दूसरा फैक्ट उस पर बेस्ड है तो दूसरा भी प्रूव्ड मान मान लेगी कोर्ट। और एंड शैल नॉट मतलब मैंडेटरी है, यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट, उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये इर्रिबटेबल प्रिजम्पशन है, मतलब कि जिसको किसी एविडेंस के थ्रू रिवर्ट नहीं किया जा सकता। ये हम कहाँ से पता कर सकते हैं, ये इस लाइन से पता कर सकते हैं कि शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। यहाँ पर इसको हम ऐसे समझते हैं, जब लॉ ये कह दे कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का फाइनल प्रूफ है, राइट? ये ए है, ये फैक्ट है, ये इसका फाइनल प्रूफ है, तो इस पर कोई भी इसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज देयर इज अ मैरिज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है? ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अब इनकी शादी चल रही है और शादी के टाइम एक बेबी होता है जिसका नाम है सी। तो यहाँ ये लॉ कंक्लूसिवली प्रूव करता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कि सी इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ ए एंड बी। अगर ये बेबी 280 डेज के विद इन पैदा होता है तो भी ये कंसीडर किया जाएगा कि सी इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ ए एंड बी। ये कंक्लूसिव प्रूफ है। अब ये कंक्लूसिव प्रूफ है तो कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा, ये एविडेंस नहीं दिया जा सकता है कि सी इनका लेजिटिमेट बच्चा नहीं है। इसका हालांकि एक एक्सेप्शन है,
वो हम लेटर ऑन डील करेंगे। अब देखिए सेक्शंस रिलेटेड कंक्लूसिव प्रूफ से, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कौन से सेक्शंस रिलेटेड हैं। ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 41 था और 116 का ये जो प्रेजेंट में 116 सेक्शन है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का 112 था। तो सेक्शन 35 एंड सेक्शन 116 आपके डील करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ से। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 35 की। सेक्शन 35 आपका डील कर रहा है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एटसेट्रा जुरिस्डिक्शन। इसमें ये कहता है कि अगर किसी भी प्रोबेट में, मैट्रिमोनियल में या एडमिरलिटी या इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन के मैटर्स में किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कोई भी फाइनल जजमेंट या ऑर्डर या डिक्री के अंडर किसी को राइट दिया है या उससे राइट ले लिया है रिगार्डिंग एनी लीगल कैरेक्टर, या किसी को एंटाइटल कर रहा है टू एनी सच कैरेक्टर, या किसी को एंटाइटल कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है, नॉट एज अगेंस्ट द स्पेसिफाइड पर्सन एब्सोल्युटली। तो इस सिचुएशन में ये जो ऐसा जजमेंट डिग्री ऑर्डर है ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा ऑफ दैट कैरेक्टर, राइट। मतलब यहाँ से देखिए आप कि जो जजमेंट ऑर्डर डिग्री है इस कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट जो इन्होंने लीगल कैरेक्टर कन्फर किया है उसके लिए। जो अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 35 की, जो बेसिकली बात कर रहा है प्रोबेट की, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन के फाइनल जजमेंट की रेलेवेंसी एंड कंक्लूसिवनेस की। मतलब कि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, राइट, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कोई भी प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी, इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड कोई जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर पास किया है और इन जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर के थ्रू किसी पर्सन को लीगल कैरेक्टर देता हो या उस कैरेक्टर को टेक बैक करता हो या किसी लीगल स्टेटस या प्रॉपर्टी या थिंग का हकदार है, तो ऐसा जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर कंक्लूसिव माना जाएगा। ये कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या कर रही है, विच कन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल कैरेक्टर, किसी लीगल कैरेक्टर को टेक अवे कर रही है या फिर कन्फर कर रही है, या विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड टू एनी सच कैरेक्टर, या किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए एंटाइटल्ड है, स्पेसिफिक थिंग के लिए एंटाइटल्ड है, नॉट एज अगेंस्ट द स्पेसिफाइड पर्सन, किसी स्पेसिफाइड पर्सन के अगेंस्ट नहीं बट एब्सोल्युटली, तो ये रिलेवेंट हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल कैरेक्टर के लिए ऐसा जजमेंट। और ऐसे जजमेंट का कोई भी हम कॉन्ट्रेरी प्रूफ नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर कंसीडर किया जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू फर्दर समझते हैं। सपोज कोर्ट ने डिवोर्स की डिक्री दे दी, ठीक है, एक डिवोर्स की डिक्री दे दी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंडर। तो यहाँ पर जिस दिन से डिवोर्स की डिग्री, सपोज 1 जनवरी 2026 है, राइट, तो 2026 1 जनवरी से जो डिवोर्स की डिग्री है वो उस दिन से वैलिड हो जाएगी और मैरिज उसी दिन से, इस पर्टिकुलर डेट से सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगी। अब ये जो डिक्री है ये कंक्लूसिव प्रूफ है ऑफ सेसेशन ऑफ मैरिज, कि ऐसी कोई मैरिज एग्जिस्ट नहीं करती है और मैरिज जो थी भी वो खत्म हो चुकी है। तो यहाँ कोई भी पर्सन कोई एविडेंस लाकर नहीं दे सकता है कि नहीं इन लोगों की शादी अभी भी चल रही है। आई होप ये समझ में आया होगा। जब हम बात करते हैं सेक्शन 116 की, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था आपको कि बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी होता है। मतलब कि अगर कोई वैलिड मैरिज की कॉन्टिन्यूएंस में कोई बच्चा पैदा हो रहा है या फिर विद इन 280 डेज ऑफ इट्स आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन पैदा हो रहा है, तो वो बच्चा लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। तो लेजिटिमेट करने की दो कंडीशन बताई गई, एक पहला कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ मैरिज में हो रहा है, दूसरा कि डिवोर्स के 280 डेज के विद इन हो रहा है, तो वो बच्चा वैलिड कंसीडर लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस भी हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि अगर पहली चीज़ है कि अगर डिवोर्स हो गया है तो मदर अनमैरिड होनी चाहिए। मतलब इस कंडीशन का एक्सेप्शन है कि जो बच्चा 280 डेज में पैदा हो रहा है वो कंडीशन है जहाँ पर मदर अनमैरिड है। अगर मदर मैरिड हो गई है तब ये डिस्प्यूटेबल फैक्ट हो जाता है, यहाँ पर एविडेंस दिया जा सकता है, राइट। और सेकंड कंडीशन है कि दैट ही हैड नो एक्सेस टू ईच अदर, दे parties had no access to each other at any time when he could have been begotten। फिर इन दोनों के बीच में हस्बैंड एंड वाइफ के का कोई भी एक्सेस नहीं था एक दूसरे को जब ये बच्चा पैदा हुआ है, राइट। मतलब मान लीजिए कि आर्मी में है और 2 साल से घर में नहीं आया
उसी 2 साल में कोई बेबी पैदा हो जाता है तो वो बेबी इलेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन के अंडर ये आता है कि इन दोनों का एक्सेस नहीं है एक दूसरे के साथ। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ को रिबट कर सकता है। तो हम इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि बर्थ ड्यूरिंग वैलिड मैरिज होना चाहिए, तो ये लेजिटिमेट चाइल्ड है। विद इन 280 डेज आफ्टर डिसोल्यूशन लेजिटिमेट चाइल्ड है, और ये कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है। नॉन एक्सेस कंक्लूसिव प्रूफ को रिबट करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है, और अगर वो मैरिड हो जाती है आफ्टर डिसोल्यूशन और विद इन 280 डेज अगर कोई बेबी पैदा हो रहा है, तो ये भी रिबिटेबल प्रिजम्पशन हो जाता है। राइट। इसको हम केस लॉ से समझते हैं। अच्छा, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्री में। पहला कि पहली कंडीशन आपकी पूछी जाएगी वैलिड मैरिज। 280 डेज का क्वेश्चन आता है। नंबर ये पर्टिकुलर डेज याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर डिसोल्यूशन के 280 डेज, ये भी इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिफोर डिसोल्यूशन ऐसा समथिंग क्वेश्चन आपको गुमराह कर सकता है, तो हमें आफ्टर रेजोल्यूशन याद रखना है। देन नॉन एक्सेस टू पार्टीज, ये इंपॉर्टेंट है। और जनरली लोग रिमेनिंग अनमैरिड वाला पोर्शन भूल जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि ये भी एक आपका एक्सेप्शन बन जाता है। हम इसे केस लॉ से समझेंगे। कामती देवी वर्सेस पोशीराम, इनके केस में कहा गया द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 112 ऑफ द एविडेंस एक्ट, नाउ सेक्शन जो अभी हमारा 116 का है एक्ट सेक्शन, ये एविडेंस एक्ट के टाइम का केस है, इज कंक्लूसिव इन नेचर। ठीक है। जो प्रिजम्पशन है वो कंक्लूसिव इन नेचर है, ये आपका लॉ भी कह रहा है यहाँ पर भी। इट कैन बी रिविटेड ओनली बाय प्रूविंग नॉन एक्सेस, ये नॉन एक्सेस की हमने बात की, बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम व्हेन चाइल्ड कुड हैव बीन बिगॉटन। और ये भी कहा गया कि प्रूफ ऑफ एडल्ट्री इज नॉट सफिशिएंट, नॉन एक्सेस मस्ट बी क्लियरली स्टैब्लिश। अब मतलब कि मान लीजिए कि हस्बैंड एंड वाइफ है, इन दोनों को एक्सेस नहीं है, आर्मी में है, सपोज हमने आर्मी का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर इन लोगों को नॉन एक्सेस तो है, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का नॉन एक्सेस है। ये नॉन एक्सेस आपका सफिशिएंटली कंक्लूसिवली प्रूव कर रहा है कि हाँ ये चाइल्ड इनका इलेजिटिमेट है। लेकिन अगर ये कह दें कि हस्बैंड रहता है लेकिन वाइफ का या वाइफ एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है, तो इसका क्या मतलब हो गया बेसिकली कि आप एडल्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हो, आप ये नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हो कि दैट यू हैड नो एक्सेस। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज टू इस्टेब्लिश दैट ही हैज नो एक्सेस अदर देन कि शी इज इन अडल्ट्री। नेक्स्ट केस देखते हैं हम इसका। गौतम कुंडू का केस है। ये सारे केसेस जो हमने आपके लिखे हुए हैं ये आपके प्री में आते हैं। गौतम कुंडू का केस तो जनरली पूछा ही जाता है, यूपी के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 23 का केस है। इनमें कहा गया है कि कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर डीएनए और ब्लड टेस्ट एज अ मैटर ऑफ कोर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई जाकर के बस मांगता ही जाएगा, नहीं आप हमारा डीएनए करा दो, नहीं आप उनका ब्लड टेस्ट करवा दो, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी अंडर 116 मस्ट बी रिस्पेक्टेड। मतलब कि आप हर बात पे ये नहीं कहोगे कि आप डीएनए करा दो, आप सिंपली इस बात को कंक्लूसिवली एक्सेप्ट करके रखोगे कि हाँ ये पर्सन, ये जो बेबी है, इट ही शी इज लेजिटिमेट, ही इज लेजिटिमेट। क्यों? क्योंकि देयर इज कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज और आफ्टर रेजोल्यूशन देयर इज द बेबी इज विद इन 280 डेज। अब सच टेस्ट शुड नॉट बी ऑर्डर्ड इफ दे वुड हैव इफेक्ट ऑफ ब्रांडिंग अ चाइल्ड एज इलेजिटिमेट। अच्छा, अगर किसी बच्चे को इलेजिटिमेट प्रूफ कराने के लिए ही ये टेस्ट ऑर्डर करने की बात हो रही है, तो ये और टेस्ट ऑर्डर नहीं दिए जाने चाहिए। तो की प्रिंसिपल क्या निकल के आया यहाँ पर कि जो 116 है वो आपकी लेजिटिमेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है और चाइल्ड की सोशल स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये पॉइंट्स आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे समझ के, क्योंकि ये कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस। राइट। अब हम देखते हैं बनारसी दास वर्सेस टीकू। ये बहुत रिलेवेंट है मेंस के लिए। इसमें ये कहा गया कि इवन मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंसेस लाइक डीएनए टेस्ट कैन नॉट इजीली ओवरराइड द कंक्लूसिव प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। बहुत बड़ी बात कह दी कि आप इंडिया में बेसिकली कंसीडर किया गया कि अगर कोई बेबी है तो ही विल बी कंसीडर्ड एज लेजिटिमेट नो मैटर व्हाट। तो डीएनए टेस्ट भी उसकी लेजिटिमेसी को नहीं कर सकता है। तो लॉ लीन्स स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है कि जो नॉन एक्सेस का बर्डन है प्रूव करने का, वो उस पर्सन पर रिलाई करता है जो लेजिटिमेसी को चैलेंज करता है, जो ये कहता है कि ये सी बच्चा मेरा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम का मतलब में हमने डिस्कस किया था 50-50 के चांसेस होते हैं। तो व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम दैट कोर्ट में प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट,
कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है ऐसे किसी फैक्ट को, तो इट में ईदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूफ अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। मतलब कि कोर्ट कंसीडर करेगी कि फैक्ट प्रूव हो चुका है, मतलब प्रूव्ड है, ये हम मान लेते हैं, जब तक उसको डिस्प्रूव किया ना जा सके, या फिर डायरेक्टली वो कॉल कर सकती है प्रूफ ऑफ इट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि आपके प्री में बेसिकली ये आएगा, व्हाट इज मे प्रिज्यूम, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया होगा, इट मे रिगार्ड अदर फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, और दूसरे पॉइंट में ये देगी मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। तो आपको ये दोनों सेंटेंसेस को बिल्कुल भी मेमोराइज कर लेना है, और ये ही आपके एग्जाम में आएगा। अब रिलेवेंट सेक्शंस भी आपके कभी कभी पूछ लेते हैं, एपीओ वगैरह के एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये पूछ लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस इंडियन एविडेंस सॉरी बीएसए के आपके मे प्रिज्यूम से रिलेटेड हैं। तो सेक्शन 90 है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सेक्शन 92 डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर ओल्ड, 118 एब्सेंस ऑफ कंसेंट, 119 डॉवरी डेथ, एंड 122 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। को ये खुद से मेहनत करके याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन को उठाते हैं। अगर कोई ये कह दे कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपका 30 ईयर ओल्ड है, राइट, तो यहाँ पर कोर्ट में प्रिज्यूम इट्स लेजिटिमेसी कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 30 ईयर ओल्ड हो, या फिर इसकी या फिर कोर्ट में आस्क टू प्रूव इट्स एग्जीक्यूशन, राइट। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो एंड में ये समझते हैं कि कोर्ट चाहे तो मान ले और कोर्ट चाहे तो ना माने, कोर्ट की मर्जी पर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम में बेसिकली सेक्शन 2L में दिया हुआ है। शैल का मतलब हमने देखा था कि मैंडेटरी है कोर्ट को मानना लॉ के अंडर, राइट। तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम सच फैक्ट, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। तो प्रिज्यूम में क्या होगा कि कोर्ट उसको प्रूव्ड मानेगी जब तक उसको डिस्प्रूव ना किया जाए। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब लॉ कोर्ट को डायरेक्ट करता है कि वो किसी भी फैक्ट को प्रिज्यूम करे, तो कोर्ट प्रूव्ड मानती है उस फैक्ट को, उसके पास डिस्क्रिशन नहीं होता कोर्ट के पास। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि डॉवरी डेथ, ठीक है। डॉवरी डेथ में केस में क्या है, कोर्ट का प्रिजम्पशन है कि वो अगर 7 ईयर्स विद इन डेथ हुई है तो हस्बैंड ने उसे डॉवरी मांगी ही होगी, राइट। तो यहाँ पर जो प्रिजम्पशन है उसका वो कैसा है, शैल प्रिज्यूम है, और कोर्ट इस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव्ड मानती है। अब यहाँ पर हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो उसको डिस्प्रूव करे। कौन कौन से सेक्शंस रिलेवेंट है आपके शैल प्रिज्यूम से जो डील कर रहे हैं, 111 है आपका सर्टेन ऑफेंसेस से रिलेटेड, 113 है आपका अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड, 114 डॉवरी डेथ, 120 आपका प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो आपको याद करना है ये 2L में है, शैल प्रिज्यूम है, कोर्ट प्रूव्ड मानती है अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। और एग्जाम्पल में हमने देखा डॉवरी डेथ, हस्बैंड को प्रूव करना पड़ेगा, डिस्प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, और कोर्ट मान के चलेगी कि हस्बैंड ने ही कॉज किया है। रेलेवेंट सेक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, 111, 113, 114, 120 के लिए इतना ही। तो आज के सेशन में बेसिकली हमने प्रिजम्पशंस के बारे में देखा, प्रिजम्पशन कोर्ट क्या प्रिज्यूम करती है। प्रिजम्पशन हमने 3 तरीके के देखे, कंक्लूसिव प्रूफ, शैल एंड मे प्रूफ, शैल प्रिज्यूम एंड मे प्रिज्यूम। एंड यहाँ पर हमने रेलेवेंट केस लॉज देखे, रेलेवेंट सेक्शंस देखे, एग्जाम्पल देखे। जो कुछ भी पढ़ाया है, जो कुछ भी बताया है, वो आपके एग्जाम में आना ही आना है। ये लेक्चर फॉलो कर लिया तो आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपकी 90% चीज़ें इस पर्टिकुलर इन लेक्चर से कवर हो जाएंगी। आई होप ये लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। लेक्चर में हम बात करेंगे प्रूव, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड के बारे में, एंड देन फिर हम रेस्ट जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं डेफिनेशंस के, उनको डील करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद हम सेक्शन 3, 4, 5, 6 से लेकर के सेक्शन 170 तक 1 बाय 1 डील करेंगे। तो आप सबको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, थैंक यू।